हेलो फ्रेंड्स, डी स्कूल पीडिया के आज के इस सेशन में मैं आज सभी का वेलकम करता हूं। आज हम आर्टिकल 32 और रिट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 32 क्या होता है और रिट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रिट होते क्या हैं, कौन सी कंडीशन में इन्हें अप्लाई किया जाता है, किसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ केस को भी हम स्टडी करेंगे ताकि जब कभी मेंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन क्वेश्चन का आंसर, उन केस को वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मे भी आपको रिट के बारे में पता होगा, आर्टिकल 32 के बारे में पता होगा, बट अगर आप इस क्लास को देखने आए हैं तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को एंड तक देखें और आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ क्वेश्चंस होते हैं आफ्टर दिस क्लास तो आप उसे आस्क कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो देखिए, आर्टिकल 32 ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, उन्हीं में से एक है। पार्ट 3 में कितने दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कुछ मूलभूत अधिकारों की या फंडामेंटल राइट्स की दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन से इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है? तो देखिए, कंप्लीटली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल राइट्स हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ आर्टिकल हैं जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, आपके राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, आपके आर्टिकल 19 के अंदर आपके जो 6 राइट प्रोवाइड कराए गए हैं आपको उनकी बात करते हैं, आपके माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं कि आप एजुकेशनल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, उन सब की बात की जाती है। तो ये सारे जो हैं ये सब किसके लिए अवेलेबल है? ओनली फॉर ओनली इंडियन सिटीजन के लिए। और बाकी जितने राइट्स हैं वो राइट्स सबको अवेलेबल हैं एक्सेप्ट एनिमी सिटीजन आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट इसके तहत रिट्स को एप्लीकेबल करा सकता है और दूसरा ये खुद में ही एक क्या है, फंडामेंटल राइट है और इसको हम क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है ये? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या है? ये आपके लिए मेडिसिन, दवा का काम करेगा, रेमेडी का काम करेगा कब? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए अधिकारों को यूज ना करने दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का यूज ना किया जाएगा या किसी भी तरह से उनको आपसे छीनना जाएगा, आर्बिट्री एक्शन किया जाएगा आपके खिलाफ, तब आप इसकी गुहार कहां लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। आर्टिकल 32 को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये चीज आप, ये क्या है? बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक फीचर का मतलब होता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर आपके इस राइट को आपसे छीन नहीं सकती। तो इसीलिए क्या है, इससे किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये क्या है? आपका राइट है। और इसकी गारंटी हमें कौन देता है? इसकी गारंटी हमें देता है
द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ, कौन देता है इसकी गारंटी हमें? डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन है डिफेंडर एंड गारंटर? कौन है? तो ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमें गारंटी देता है कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह से ही आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता, क्या कहा गया? आर्टिकल 32 को ही कहा गया सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान की हृदय और उसकी आत्मा, अंतर्गत आत्मा है। और ये किसने कहा? ये कहा किसने? ये कहा किसने कहा? ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? ड्राफ्ट किया था। तो आप इतनी चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और क्लास को देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 का क्या है? परिचय देख लेते। तो आर्टिकल 32 प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट। ये क्या करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 आपके अधिकारों का संवैधानिक रक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, वी.आर. अंबेडकर जी ने क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे? आर्टिकल 32 को। क्या है इसके की फीचर? ये क्या करता है? अलाउ सिटीजन टू डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। अगर कोई भी आपके अधिकारों का हनन किसी भी प्रकार से करता है, कौन से अधिकारों का हनन? मौलिक अधिकारों का हनन, तो उस केस में आप डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। इसको आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट आप किस में जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप किस में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा राइट है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर है, ठीक है। एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्करेंटली किसके साथ शेयर हो रहा है? आर्टिकल 222 के तहत, 226 के तहत किसके साथ शेयर हो रहा है? हाई कोर्ट के साथ शेयर हो रहा है। हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट रिट को जाहिर कर सकता है। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो है, बट नॉट एक्सक्लूसिव। तो आप ये भी नोट डाउन कर दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ कॉन्करेंटली कॉन्करेंट है? हाई कोर्ट के साथ में कॉन्करेंट है, ठीक है। ये दो चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए तो रिट को वो कर सकता है, बट द थिंग कि ये आपके कुछ ऑर्डिनरी राइट्स जो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, उनके लिए भी आप ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट उनके
प्रोटेक्शन के लिए भी रिट अप्लाई करने के लिए ऑर्डर कर सकता है, बट वो द थिंग वो कैसे होता है, क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है, कैसे, वो थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इतना आई होप आप इतना आपको समझ में आ गया हो। इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिकल 32 का? आर्टिकल 32 में क्या पड़ा? फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। इंश्योर दैट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट आर अपेल्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये बताता है कि आप अगर इंडियन सिटीजन हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और इसके प्रोटेक्शन के लिए एम्पावर्स इंडिविजुअल टू सीक जस्टिस डायरेक्टली फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट मीन्स व्हाट? सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कराता है आपको आर्टिकल 32। अब एक की प्रोविजन भी है, एक नोट करने वाली बात यह है कि डूरिंग इमरजेंसी, विच काइंड ऑफ इमरजेंसी? डूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मीन्स व्हाट? आर्टिकल 359 इन ऑपरेशन हो, तो इन दैट केस पार्लियामेंट कैन सस्पेंड आर्टिकल 32 ओनली ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तो यहां से बहुत सारे एमसीक्यू बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में और आगे बन सकते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें कि अगर अनुच्छेद 359 या आर्टिकल 359 इन ऑपरेशन है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो क्या करेंगे? पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बाय प्रेसिडेंट के ऑर्डर से क्या होगा? पार्लियामेंट आपके पावर को, कौन से पावर को? टू मूव टू कोर्ट, कोर्ट जाने के अधिकार को रद्द कर सकती है। किसके लिए? आर्टिकल 32 सम के लिए। ऐसा केस क्या हुआ वो हम देखेंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 359 के तहत हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट अगेंस्ट डिटेंशन वाला राइट छोड़कर बाकी हम हमारे जितने भी एक्सेप्ट दिस, बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इन्फोर्समेंट, वो खुद सस्पेंड नहीं होते, उनका इन्फोर्समेंट क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो लाइव रहते हैं, अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, पर उनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। और इसी तरह से फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसा कौन? बाय प्रेसिडेंट के ऑर्डर से पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट ऐसा करवा सकती है। आगे देखते हैं, तो ये चीज नोट डाउन रखिएगा। हाँ, एक चीज और, आर्टिकल 32 के तहत क्या है? आर्टिकल 32 के तहत ही पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को इंपावर कर सकती है, इंपावर एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट इंपावर कर सकती है एनी कोर्ट टू इशू, क्या करने के लिए? रिट्स इशू करने के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि ऐसे तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन है, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को इंपावर कर सकती है, क्या करने के लिए? रिट को इशू करने के लिए। तो ये चीज भी आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रिट 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 इतना चिल्ला लिया, अब देखते हैं रिट्स हैं क्या, या फिर इन्हें ही हिंदी में समादेश कहा जाता है या प्रादेश कहा जाता है। तो ये क्या है वो आप देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। ये क्या है? एक तरह से जुडिशियल ऑर्डर है इशू टू इन्फोर्स राइट एंड करेक्ट इनजस्टिस। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है,
तो उसको अन्याय को खत्म करने के लिए, और एक तरह का जुडिशियल ऑर्डर है जो इश्यू किया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26। और क्या मेंशन कर लिए, आर्टिकल 32 के तहत ही, और कौन, पार्लियामेंट चाहे तो एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, एम्पावर टू इशू रिट्स, टू whom, टू एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू रिट्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नंबर ऑफ रिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिट्स कितने हैं, 5 हैं, 5 टाइप ऑफ रिट्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक जुडिशियल ऑर्डर है, ये जुडिशियल ऑर्डर कौन देगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना चाहिए या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। तो कोई भी न्यायिक व्यक्ति या प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा ही इसे इशू किया जाएगा, और वो भी कौन से फॉर्म में, वो भी रिटर्न फॉर्म में। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, आप इसे ओरल फॉर्म में नहीं दे सकते। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिट्स, पहला है, 5 टाइप के होते हमने देखा। पहला कौन सा है टाइप ऑफ रिट्स में, फर्स्ट हमारा कौन सा है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, और लैटिन वर्ड में ही इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब शरीर के साथ। ये क्या प्रिवेंट कर, किसके मीनिंग, प्रिवेंट्स अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी भी पर्सन को किसी पुलिस वाले ने या किसी अन्य पर्सन ने, कोई भी पर्सन है उसने डिटेन कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई उसे कोर्ट में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, या फिर जब कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया जाएगा तब चेक किया जाएगा कि इसका जो डिटेंशन है, इसको जो बंदी बनाया गया है, जो हिरासत में लिया गया है, वो न्यायिक है, लॉफुल है कि नहीं है। तो अब ये पर्सन की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स इसका पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रॉम आर्बिट्री स्टेट एक्शन। ये इंडिविजुअल के राइट्स की रक्षण करता है, प्रत्येक इंडिविजुअल्स के राइट्स की रक्षा करता है, किसके खिलाफ, स्टेट की आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ। दैट मीन्स स्टेट किसी के भी अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन से न्याय संगत ना हो, ऐसे किसी भी तरह से किसी को भी उसके अधिकारों का हनन करने से रोक सकता नहीं है। अब इसका प्रेफरेंस हमें कहां देखने को मिलता है, तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हुआ था 1979, जिसमें सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी वाली बात है। वो क्या है, वो हम अभी आगे केस के बारे में स्टडी करेंगे तो देखेंगे। अब देखिए, इसको हैबियस कॉर्पस को क्या कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस को कहा जाता है, ये पर्पस क्या है इसका, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शन। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अब इसको किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, तो अगेंस्ट हुम, यहां पे ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट प्राइवेट प्राइवेट हो या फिर पब्लिक, दोनों के खिलाफ। मतलब पब्लिक का, पब्लिकली कोई पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, या कोई प्राइवेटली कोई पर्सन हो जिसने किसी के भी खिलाफ ऐसे अनलॉफुल डिटेंशन किया है, तो इसके खिलाफ इशू कर सकते हैं। किसके खिलाफ नहीं इशू कर सकते हैं, नॉट इशू
किसके खिलाफ नहीं कर सकते, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, किसके खिलाफ नहीं जा सकते, कब नहीं इशू कर सकते हैं। नॉट इशू कब, जब कैसा हो, पहली बात तो डिटेंशन कैसा हो, अगर डिटेंशन लॉफुल है तो हम इसको इशू नहीं कर सकते। दूसरा, अगर जिसको डिटेन किया गया है प्रोसीडिंग चल रही है उसके खिलाफ क्या, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसकी प्रोसीडिंग चल रही हो कि उसने क्या किया हो, कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो, तो इन दैट केस भी हैबियस कॉर्पस इशू नहीं किया जाता। और इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से क्या किया गया हो, उसे डिटेंड किया गया हो, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। और कब नहीं इशू किया सकता, जब जो डिटेंशन है, डिटेंशन कैसा है, आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कई बार मिलिट्री के लोग फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कुछ लोगों को डिटेन कर देते हैं मिलिट्री, तो ऐसे में कोर्ट उन्हें, वो मिलिट्री लॉ के अंडर आ जाता है आर्टिकल 33 आर्टिकल के अंदर, तो कोर्ट उन्हें ऐसा नहीं कह सकता कि भाई उन्हें पेश किया जाए। ठीक है, तो क्या था, ये किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहां पे आप नोट डाउन कर ले, प्राइवेट इंडिविजुअल हो या पब्लिक अथॉरिटी हो, इन दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं, इशू किया जाएगा, अगेंस्ट इशूड। ठीक है, और किसके इशू अगेंस्ट नहीं होगा, तब जब पहला डिटेंशन लॉफुल हो तब नहीं होगा, और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से डिटेन किया गया हो तब नहीं होगा, और डिटेंशन क्या हो, आउटसाइड दी कोर्ट हो, तो ये याद रखिए। अगले चलते हैं मेंडामस की तरफ। ठीक है, ये एक तरह का एक्टिव प्रोविजन है। एक्टिव प्रोविजन का मतलब है, अगर आपको जो अधिकार दिए गए हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटीज दी गई हैं, आप उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इन दैट केस अगर आप उसे रिफ्यूज करते हैं या परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ ये इशू किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा इशू किया जाएगा, बाय कोर्ट। इसके द्वारा इशू किया जाएगा, इशूड बाय कोर्ट, तो ये चीज भी नोट डाउन रखिएगा। अब किसके खिलाफ इशू कर सकते हैं, इशू बाय कोर्ट तो है, लेकिन अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, तो लिख लीजिए, अगेंस्ट अगेंस्ट हुम, किसके खिलाफ अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, एनी पब्लिक बॉडी। ठीक है, और किसके अगेंस्ट आ सकते हैं, अगेंस्ट कॉरपोरेशन, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट, कुछ निचली अदालतें, अगेंस्ट होम ट्राइब्यूनल, अगेंस्ट होम और गवर्नमेंट इन द फॉर द सेम पर्पस, कि भैया आपके जो भी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं आप उसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए। ठीक है, किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते वो भी देख लेते हैं, नॉट इश्यूड किसके अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी।
किसी भी प्राइवेट व्यक्तिगत संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता है। ठीक है, और कब नहीं इशू किया जाएगा? जब ड्यूटी कैसी हो, आपको जो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कही जाए वो आपकी डिस्क्रिशनरी हो, डिस्क्रिशनरी हो, मतलब आपके व्यक्तित्व के ऊपर हो कि आप उसे यूज करना चाहें कि ना करना चाहें। ठीक है, या फिर किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हो जो डज नॉट possesses statutory फोर्सेस, मतलब ऐसे भी किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के लिए भी इसे इशू नहीं किया जाता कि भैया ये काम नहीं हो रहा, इसको कर दीजिए। अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नॉट अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के तहत भी नहीं कर सकते। कब? जब वो एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, जब वो अपने न्यायिक पद पर हो उस समय। ठीक है, अब क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है बी कमांड डायरेक्ट ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ ड्यूटी। जिस ऑफिशियल ड्यूटी को आप परफॉर्म नहीं कर सकते उसको परफॉर्म करने के लिए मैंडेमस के रिट के तहत आपके अगेंस्ट इशू किया जाए, पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट के या ट्राइब्यूनल के या गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू किया जाता है कि भैया ये ड्यूटी परफॉर्म की जाए। पर्पस क्या है? इंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बाय कंपेलिंग एक्शन, की भाई गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, इसीलिए उसको अपने सारे ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए। केस प्रेफरेंस कहां से देखने को मिलता है? प्रफुल्ल चंद्र बनर्जी ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इंश्योर एग्जीक्यूशन पब्लिक ड्यूटीज। क्या था? जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने प्रफुल्ल चंद्र बनर्जी को कुछ अधिकार दे, जब उस समय इंडिपेंडेंस की बात हो रही तो वो अपने उन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते थे, तो उनके अगेंस्ट में ये इशू किया गया था मैंडामस। अगला चलते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। किसके द्वारा? हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा। टू स्टॉप होम? लोअर कोर्ट, जब वो अपने ज्यूरिडिक्शन के बाहर अब किसी भी अपने पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और ये इशू किया जाएगा, इशूड अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट इशू किया जाएगा ओनली, इसके अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट। ठीक है, इनके अलावा किसी और के ऊपर इशू किया जाएगा नहीं। फिर इशू इनके अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट? नॉट अगेंस्ट, नॉट इशूड, किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जाएगा वो भी नोट डाउन कर लीजिए। किसके अगेंस्ट नहीं जाएगा? नॉट इशू अगेंस्ट किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट,
या फिर किसी भी प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, किसके अगेंस्ट किया जाएगा और किसके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा। पर्पस क्या है? प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस केस का प्रेफरेंस गोविंद मेनन वर्सेस स्टेट 1975 डिफाइन लिमिट ऑफ जुडिशियल पावर। क्या है देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ लोअर कोर्ट्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स होती हैं, वो क्या कर देती हैं, अपने पावर का आर्बिट्री यूज करती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ लोअर कोर्ट्स होती हैं, तो कोई केस उनके पास ऐसा आता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, फिर भी वो उसके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसके ऊपर सुनवाई कर देती हैं। तो ऐसी सारी सुनवाई को रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रोहिबिशन रिट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अगला चलते हैं, सर्टियोरेरी। ठीक है, सर्टियोरेरी बोलिए, सर्टियोरेरी बोलिए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड क्वेसेस एन इलीगल ऑर्डर बाय लोअर कोर्ट। मान लीजिए लोअर कोर्ट ने कोई भी ऐसा ऑर्डर दे दिया है, कोई भी ऐसा आदेश दे दिया है जो उसके जुडिशियल पावर की लिमिट से बाहर थे, ठीक है, आउटरेंजेस थे, तो इन दैट केस क्या होगा, हायर कोर्ट उसे क्या कर देगा, क्वेश कर देगा उस ऑर्डर को। ठीक है, पर्पस क्या है? इंश्योर्स जुडिशियल रिव्यू एंड मेंटेन फेयरनेस इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, मतलब जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये बेसिक फीचर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा। इशू बाय किसके द्वारा इशू किया जाता है? अभी मैंने बोला हायर कोर्ट के द्वारा। इसके लिए लोअर कोर्ट के लिए या किसी भी ट्राइब्यूनल बॉडी के लिए। ठीक है, अब इसमें दो तरह का हो सकता है। देखिए, या तो लोअर केस के कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आया है जिसकी वो सुनवाई कर रहा है और वो उसके क्राइटेरिया के बाहर है, तो हायर कोर्ट उसे ऑर्डर देगा ये केस हायर कोर्ट के पास क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ट्रांसफर कर दिया जाए। और अगर लोअर कोर्ट ने इस केस के खिलाफ सुनवाई कर दी है, तो अगर उसने अपना ऑर्डर दे दिया है केस के अगेंस्ट या केस के लिए, तो उसको क्या कर दिया जाए, क्वेश कर दिया जाए। ठीक है, तो उस ऑर्डर को खारिज कर दिया जाए। ये कैसा है ये देखिए, तो एक तो ट्रांसफर करने की बात करेगा, दूसरा क्वेश करने की बात करेगा। तो दैट मीन्स ये जो रिट है ये कैसा है, ये प्रिवेंटिव भी है एंड साथ साथ में प्रिवेंटिव के साथ में क्या है, क्यूरेटिव भी है। मतलब एक तो प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट को उनके लिमिटेशन में रहने के लिए, उनकी लिमिटेशन से बाहर जाने के लिए, और दूसरा क्यूरेटिव एक्शन, अगर कोर्ट ने ऐसा कोई भी जजमेंट दे दिया है तो उसे क्या करने के लिए, क्यूरेटिव एक्शन के तहत पेश करने के लिए। किसके अगेंस्ट होगा? अब जब जजमेंट की बात हो रही है तो किसके अगेंस्ट इशू किया जाएगा, ये चीजें आप नोट डाउन करते रहिए। इशू अगेंस्ट क्या, ऐसी बॉडी होनी चाहिए, जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए, तभी तो जजमेंट देंगे। जुडिशियल एंड वैसी जुडिशियल अथॉरिटीज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपके किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, तो जैसा हमने पीछे देखा, नॉट इशूड किसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट। कोई लेजिस्लेटिव बॉडी का उसके अगेंस्ट नहीं इशू कर सकते, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के अगेंस्ट भी इसे इशू नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा केस था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1907 अफेल्ड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसमें क्या हुआ था
कि केरला की जो हाई कोर्ट है उसने अपना ऑर्डर सुना दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया था, क्वेश कर दिया था। आगे चलते हैं। क्यू वारंटो, पांचवा रिट है ये। इसका मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी चैलेंजेस ए पर्सन्स राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बट आप हैं एसडीएम मान लीजिए, और आपने इन सर्टन सर्कमफेरेंस में आपने डीएम के पावर को यूज कर लिया है। या यूं समझिए, समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि आप हैं सीएम और आपने किसके पावर को यूज कर लिया, पीएम के पावर को यूज कर लिया है। ठीक है, तो इन दैट केस आपसे कोर्ट क्वेश्चन करेगा कि भाई आपने किस अथॉरिटी के बिहाफ पे अपने इस पावर का यूटिलाइजेशन किया, या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो आपकी अथॉरिटी के बाहर था। मान लीजिए आप सीएम है और आप गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हैं जो कि आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। तो इन दैट केस भी कोर्ट आपको क्वेश्चन करेगा कि भैया आपने किस अथॉरिटी से इन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। ठीक है, पर्पस क्या है, प्रिवेंट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पावर, मतलब अपने आप पावर का आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं उनका गलत यूज ना करे। केस क्या है, यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शन में मिसिस इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट लाइक गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें यूज की थी, यूटिलाइज की थी इस इलेक्शन में, और इसके बाद ये जीती थी। तो यूएन राव क्या गए, केस में कोर्ट में गए, और कोर्ट ने क्या कर दिया, इस इलेक्शन को ही इलीगल करार दे दिया, इनवैलिड कर दिया, और इसके बाद ही इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, आपको पता हो तो। क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ होल्डिंग ऑफिस, तो ये केस भी आप याद रखिएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं ये क्या करता है, प्रिवेंट्स इलीगल असपर्शन, क्या करता है कि कोई भी पर्सन इलीगली अपने पावर को या अपने ऑफिस को यूटिलाइज नहीं कर सकता। Issued only in case of substantive public office by person, cannot issue, can't issued, कब can't issued देख लेते हैं। कब, कोई भी मिनिस्टेरियल ऑफिस हो एंड प्राइवेट ऑफिस हो, तब इशूड नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है इलीगल, क्या इलीगल असरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक ऑफिस, पब्लिक अथॉरिटी का पब्लिक ऑफिस बाय एनी पर्सन। ठीक है, ये क्यू वारंटो के अंदर आता है। और दूसरा, अभी तक हमने जितने रिट देखे उसमें ये, इसमें क्या है क्यू वारंटो में, ये कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपनी याचिका लगा सकता है, नॉट नेसेसरली बाय एग्रीविड एग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिसके खिलाफ हुआ हो उसको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने केस देखा था हैबियस कॉर्पस में,
क्या देखा था कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1973 क्या था, नोन एज द हैवी, इसको हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना था। तो कई बार कोई कभी आपको क्वेश्चन में देखे कि एडीएम जबलपुर या शिवकांत शुक्ला 1976 ये किस नाम से जानता है, तो हैबियस कॉर्पस केस है। इसमें द सुप्रीम कोर्ट controversially ruled that during an emergency the right to approach court for enforcement of the fundamental right could be suspended। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 259 एप्लीकेबल है, तो आर्टिकल 32 का जो इन्फोर्समेंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैंडम इसमें क्या, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, this case emphasized the importance of judicial independence and allowed public interest to enforce public duties। या आप PIL को फाइल कर सकते हैं अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो, ठीक है। अगर कोई अपनी पब्लिक अथॉरिटी या अपनी पब्लिक ड्यूटीज को सही से फुलफिल नहीं करता है तो और कोर्ट उसको क्या करेगा, डिमांड करेगा। प्रोहिबिशन, ईस्ट इंडिया कमर्शियल वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम 1962, द सुप्रीम कोर्ट इश्यू ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट ए ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट जुरिडिक्शन। क्योंकि हमने देखा प्रोहिबिशन क्या है, वो आपको लिमिट करता है, आपको फॉरबिड करता है कि आप अपने जुरिडिक्शन की लिमिट में रहकर ही क्या करें, कोई भी एक्टिविटी करें, ठीक है। फिर सर्टियोरेरी क्या है, इसमें कौन सा केस है, सैयद याकूब वर्सेस केएस राधाकृष्णन केस 1964। द कोर्ट क्लियरिफाइड द स्कोप ऑफ सर्टियोरेरी स्टेटिंग इट कैन बी इशूड टू करेक्ट जुडिशियल एरर्स और वायलेशन ऑफ नेशनल जस्टिस, और इसीलिए ये इसे जुडिशियल रिव्यू वाला केस भी कहा गया। कि मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई भी जजमेंट दे दिया है जो उसकी लिमिट के बाहर था, उसके पावर के बाहर था, तो हाई कोर्ट, हायर कोर्ट उसे क्या कर सकता है, सही कर सकता है, उस जुडिशियल एरर को जुडिशियल रिव्यू के तहत सही कर सकता है। या फिर मान लीजिए कई बार कोई भी हाई कोर्ट ऐसे जजमेंट देता है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के पावर के अंडर उस जजमेंट को सही कर सकता है ताकि नेचुरल जस्टिस मिल पाए, उसका वायलेशन ना हो। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो क्या है कि आप किस अथॉरिटी से कर रहे हैं, तो ये क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंद राव 1964, और हमने इसमें देखा था इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी वर्सेस यूएन राव 1971 वाला भी, ठीक है। द कोर्ट इश्यू रिट ऑफ क्यू वारंटो टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाना है, ठीक है, मान लीजिए चांसलर बनाना है, तो चांसलर बनाने के लिए आपके पास PhD, MPhil, ऐसे डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपको सब सिंपल सर ये भी ना समझो, आप समझो आपको टीचर बनाना है, ठीक है। अब टीचर के लिए आपके पास B.Ed होना चाहिए, आपने B.Ed नहीं किया है, आप B.Tech वाले बंदे हो और आपको गवर्नमेंट में टीचर बना दिया गया वो भी, तो ये क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। आपके पास पहले टीचिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, तो आप एप्लीकेबल हैं। तो ये क्यू वारंट का केस था। तो ये केस आप याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ऐसे बहुत सारे और भी केस हैं बट यहाँ पे टाइम लिमिट है तो हम इसको डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो और भी सर्च करके देख सकते हैं और ये आपको मेंस राइटिंग में वहाँ पे हाईलाइट करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत जगह आपको काम आएंगे, तो याद रखिएगा। चलिए, हमने सारे रेट्स देख लिए, अब उनके बीच में क्या की डिफरेंस है वो देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, हमने देखा एडीएम जबलपुर वाला केस। मैंडेमस ऑर्डर ड्यूटी परफॉर्मेंस, ये क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, उसको आपने अरेस्ट कर लिया है, अगर उसका अरेस्ट अनलॉफुल है तो उसके ये वो हैबियस कॉर्पस ला जाएगा, क्योंकि आप कोर्ट में प्रेजेंट करें और कोर्ट में जब आप प्रेजेंट करते हैं और कोर्ट पाता है कि ये अनलॉफुल है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अगर अनलॉफुल डिटेंशन है
अनलॉफुल डिटेंशन है तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है। मैंडामस ऑर्डर ड्यूटी परफॉर्मेंस, प्रफुल्ल बनर्जी वाला केस देखा हमने कि आपको आपकी जो भी पब्लिक ड्यूटीज हैं उसे आप क्या करें, फुलफिल करें। बी कमांड। प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स ओवररीच बाय द लोअर कोर्ट, कि आप एक इसमें गोविंद मेनन वाला केस है, ठीक है, कि लोअर कोर्ट जितने भी हैं उनको उनकी अथॉरिटी के अंदर ही जजमेंट देना है, अपनी पावर के लिमिट में ही। सर्टियोररी क्वेसेस इलीगल ऑर्डर, केसवन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, हमने देखा कि लोअर कोर्ट के हायर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, क्वेश कर दिया और कहा ये बेसिक फीचर है लैंड वाला। ये अब केसवन भारती की हम डिटेल में देखेंगे। एक लैंड जजमेंट था, वहाँ के कुछ मठ थे, मठ के जो अधिकारी, मठ के जो मेन थे वो केशवानंद भारती थे, और वो अपनी जमीन की, मठ का जो जमीन था उसको वहाँ की गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती थी, लेना चाहती थी, और उसके प्रोटेक्शन के लिए उस कि ये हमारा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी था ना पहले, राइट टू प्रॉपर्टी के, और वहाँ चले गए, कहाँ पे चले गए, कोर्ट में चले गए कि हमारा एक्वायर करना, राइट टू प्रॉपर्टी इज अवर फंडामेंटल राइट्स, और आप क्या करें, इसे शेव करें, आप हमें प्रोटेक्ट करें। की वारंटो चैलेंज और अनऑथराइज ऑक्यूपेशन, कि आप जो मैंने एग्जांपल दिया, आप टीचर हैं, क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, आप बीटेक हैं, आपको ये यहाँ पे इस पोस्ट पे पहुंचा दिया गया और आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो उस क्या करना पड़ेगा, आपको पूछा जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी आपने ये यूटिलाइज किया, और इसे प्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका थोड़ा हाईलाइट देख लेते हैं। ये आर्टिकल 32 के तहत ये रीड कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत इनकी रिट जुरिडिक्शन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जुरिडिक्शन है वो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब होता है, ये क्या है, मैंडेटरी है। क्यों कहें तो मैंडेटरी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपने इस पावर का यूटिलाइजेशन नहीं करूंगा, या फिर रिफ्यूज नहीं कर सकता, नॉट रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज नहीं कर सकता अपने इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। जबकि हायर कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत जो पावर है वो क्या है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, और डिस्क्रिशनरी पावर का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसके पास चॉइस है कि वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है, मे रिफ्यूज, और चाहे तो उसे एक्सरसाइज कर सकता है, मे एक्सरसाइज। ठीक है। अगला, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो क्या है, नैरोवर है। नैरोवर किस कंडीशन में है, जजमेंट की बात करें या जुरिडिक्शन की बात करें उस केस में। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही कर सकता है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की जो पावर है रिट जुरिडिक्शन वाली, वो क्या है, वाइडर है, वाइडर जुरिडिक्शन अथॉरिटी है। वाइडर जुरिडिक्शन अथॉरिटी कैसे है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए तो रिट इशू कर ही सकता है, बट इसके साथ में ही जो आपके लीगल राइट्स हैं उनके भी प्रोटेक्शन के लिए रिट इशू कर सकता है। तो इस कंडीशन में इसकी पावर क्या हो गई, वाइडर हो गई। ठीक है। अब जब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करते हैं, टेरिटरी की बात करते हैं, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का पावर जुरिडिक्शन क्या है, वाइडर है। क्यों, क्योंकि पूरे इंडिया, होल पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट किसी इंडिविजुअल के लिए क्या कर सकता है, रिट जुरिडिक्शन इशू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट सिर्फ अपनी टेरिटरी में, ठीक है, क्या है, ये नैरोवर है। नैरोवर किन इन सेंस में है, नैरो किस सेंस में है, क्योंकि ये ओनली इट्स टेरिटरी लिमिट, उसकी जितनी भी टेरिटरी लिमिट है, जहां का भी हाई कोर्ट है, मान लीजिए हाई कोर्ट ऑफ केरला है,
तो वो केरला में ही फंडामेंटल राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स के लिए रिट को इशू कर सकता है। हाँ, आउटसाइड कोई पर्सन चला गया है केरला के लिए, बट उसका जो जुरिडिक्शन था, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसका जो भी प्रॉब्लम था, उसका जो कोज ऑफ एक्शन था, कोज ऑफ एक्शन वो केरला में ही हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तो हाई कोर्ट आउटसाइड जुरिडिक्शन दे सकता है अपनी टेरिटरी के, बट कब? जब कोज ऑफ एक्शन कहाँ हो, उसके स्टेट में हो। फिर से समझ ले, जैसे मान ले आप गुजरात में हैं, आपने यहाँ पे कुछ भी कमिट किया है, कोई भी क्राइम कमिट किया है, और अब भाग के यहाँ चले गए हैं, बिहार चले आए हैं, दिल्ली चले आए हैं, यूपी चले आए हैं, तो यहाँ की कोर्ट, हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट आर्बिट्री या फिर इस एक्शन के अगेंस्ट क्या कर सकती है? रिट जुरिडिक्शन का अधिकार रखती है, इन दैट केस ओनली, नहीं तो यहाँ पे पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास अब थोड़ा एंड पे आ गया है। तो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ये, कैसे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? आर्टिकल 32 इज फंडामेंटल फॉर अफोर्डिंग जस्टिस और डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करती है आपके इलीगल राइट्स की। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, राइट इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर सेफ गार्डेड। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी राइट्स दिए गए हैं वो क्या हो? प्रोटेक्टेड हो, सेफ गार्ड हो। यूपीएससी के लिए बहुत ही इसेंशियल है ये कि इंडिया लीगल फ्रेमवर्क को समझा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई। थैंक यू सो मच। देखिए, फिर से एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने से क्या कहा था? जस्टिस द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्याय क्या है? संविधान की आत्मा है, और इसीलिए उन्हें आर्टिकल 32 को क्या कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ाई चालू रखिए, यूपीएससी के की पॉइंट्स को समझते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग।